छोटे कपड़ों वाली बीवी। अजित एक छोटे कस्बे में रहने वाला सीधा साधा लड़का था। उसकी शादी दिल्ली की रहने वाली सौम्या के साथ हो गई। सौम्या बहुत ही फैशनेबल लड़की थी। अजित की नौकरी छोटे कस्बे में होने के कारण सौम्या भी अजित के साथ छोटे शहर में रहने के लिए आ गई। सौम्या, तुम्हारा ड्रेस कुछ ज्यादा छोटा है। इसे पहनकर यहाँ बाहर मत निकलना। अरे, तुम्हें पता नहीं, मैं दिल्ली की मॉडल लड़की हूँ और मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तुम्हारी बात सही है सौम्या, लेकिन इस शहर के माहौल के हिसाब से कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम है। सौम्या, मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें अजीब ढंग से देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। अजित को लगता है कि शायद सौम्या ने उसकी बात मान ली है। वो ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद सौम्या अपना शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है। भैया, आधा किलो टमाटर देना। मैडम जी, कहीं बाहर से आए लगते हो, पहली बार शहर में आई हो का? तुमसे क्या मतलब? और तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके कपड़ों को देखकर लग नहीं रहा कि आप शहर की रहने वाली हैं। तुम अपने काम से काम रखो, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, तुम्हें उससे क्या? सौम्या सब्जी लेकर अपने घर चली जाती है। शाम को अजित घर वापस आता है। सौम्या, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। देखो, तुम ना उनके सामने साड़ी पहन कर रहना, वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी। अरे यार, तुम भी ना जब देखो तब मेरे कपड़ों को लेकर परेशान रहते हो। अरे बस 2 दिन की तो बात है सौम्या, उसके बाद तो मम्मी पापा वापस घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। अगले दिन अजित ऑफिस चला जाता है और पीछे से सौम्या के सास ससुर घर पर आते हैं। लेकिन अजित के घर पर ना होने की वजह से सौम्या ने साड़ी नहीं पहनी थी और वही छोटे कपड़ों में वो अपनी सास के सामने आ जाती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, ये बहू ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। राम 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 राम। अरे बहू, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने सास ससुर के सामने इतना छोटा ड्रेस पहनकर घूम रही हो। क्या अजित ने तुमको बताया नहीं कि हम लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं? बताया तो था, लेकिन वो क्या है ना मम्मी जी, पापा जी, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। जरा मेरे साथ चल, मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे कपड़े पहनते हैं। सौम्या की सास सौम्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और उसकी शॉर्ट ड्रेस के ऊपर जबरदस्ती साड़ी पहना देती है। साड़ी पहनने के बाद सौम्या जैसे ही घर का काम करना शुरू करती है, बार बार जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये 5 मीटर की साड़ी पहनकर काम करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। क्यों बहू, अब पता चला ना कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो मम्मी जी, आपके कहने का मतलब है कि आप लोगों के सामने मुझे साड़ी पहननी चाहिए? हाँ बहू, तुम्हारी सास के कहने का यही मतलब है। अब आगे से ध्यान रखना। शाम को जब अजीत ऑफिस से लौट कर आता है तो सौम्या को साड़ी में बेहाल देखकर उसे बहुत हंसी आती है। लेकिन अगली सुबह जब सौम्या सोकर उठती है तो उसके कपड़े देखकर अजीत और उसके माँ बाप का सर घूमने लगता है। अरे सौम्या, तुमने ये क्या पहना है? आपकी मम्मी ने साड़ी पहनने के लिए कहा था तो मैंने साड़ी पहन ली। लेकिन सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो घुटनों तक ऊंची है, जैसे ये साड़ी ना हो कोई मिनी स्कर्ट हो। वो क्या है ना बेबी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए कहा था, उसकी लंबाई नहीं बताई थी। हे भगवान, ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है? अरे ये क्या अजूबा बनकर घूम रही है? लगता है मुझे फिर से आंखें बंद करके ही रहना पड़ेगा। अरे पापा जी, आप एक बार आंखें बंद कर ही लीजिए, बार बार डायलॉग मारते रहते हैं। ये तुमने क्या हुलिया बना लिया है सौम्या? अजीत के मम्मी और पापा अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अजीत सौम्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन सौम्या कुछ ज्यादा ही फैशनेबल कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है। उस छोटे से कस्बे के लोगों ने उस तरह के कपड़े कभी देखे ही नहीं थे। अरे बहन, क्या बात है, तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं का?
लगता है बहुत गरीब हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ी दे दूंगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? ये आजकल का फैशन है, फैशन। सौम्या जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, अरे देखो बेचारी कितनी गरीब है, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। लो ये 10 रुपए रख लो। हाँ कोई बात नहीं। अरे मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ। कितने अजीब लोग हैं यहाँ के, इनको फैशन का मतलब भी नहीं पता। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ बच्चे सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों हंस रहे हो ऐसे? आंटी, आंटी आप बहुरूपिया है ना? हाँ? बहुरूपिया क्या होता है? आंटी वही जो अजीब अजीब कपड़े पहनकर गली गली में घूमता है और लोगों से पैसे मांगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ। लेकिन आपकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। अरे बच्चों, ये तो कोई पागल औरत लगती है। देखो इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। हे भगवान, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इस शहर के लोग बड़े अजीब हैं। मेरे फैशन को न जाने क्या समझ बैठे हैं। फिर सौम्या अपने घर लौट आती है और जोर जोर से रोने लगती है। सौम्या को इस तरह रोता देखकर अजित को कुछ समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ सौम्या, तुम इतना क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? इस शहर के लोग पूरे पागल हैं। मेरे फैशन वाले कपड़ों को देखकर न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तभी अजीत और सौम्या को घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो 2-3 औरतें वहां पर खड़ी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हुआ? अरे आपके घर में एक औरत रहती है ना, फटे हुए कपड़े पहनकर घूमती है। हम उसे ले जाने आए हैं। कहाँ ले जाने आए हैं? अरे पागल खाने या फिर महिला सुधार गृह में छोड़ देंगे। लेकिन क्यों? हम उस बेचारी की मदद करना चाहते हैं। उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों भाई साहब? क्योंकि वो कोई पागल औरत नहीं, मेरी छोटे कपड़ों वाली बीवी है और उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस कपड़े थोड़े कम है। कुकड़ी बहन। एक दिन छोटी यानी कि मिनी कहती है, देखो दीदी, सॉरी रिन्नी। क्यों? दीदी हूं मैं तेरी, दीदी बोल। नहीं, दीदी होती तो मेरा ख्याल रखती। मुझे क्या पसंद है वो तुझे पता होता। तू तो जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे मैं दुखी रहूं। कैसी बात करती है मिन्नी? मैं तो उल्टा हमेशा ये चाहती हूँ कि तू सही चले, तेरा कोई नुकसान ना हो। तुझे भले लगता हो कि दीदी जो बोल रही है वो गलत है, लेकिन आगे जाकर तुझे पता चलेगा कि मैं सही बोलती हूँ। क्या सही बोलती है? हाँ, राहुल कितना अच्छा लड़का है, मुझे कितना प्यार करता है। लेकिन नहीं, तू तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं एक अच्छे लड़के के साथ रहूं। तभी माँ वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है? रिन्नी चल रसोई में खाना बनाने में मदद कर। मिन्नी तू पूरे घर की सफाई कर। हाँ, ताकि सारा कचरा मेरे चेहरे पर गिरे और मेरा चेहरा खराब हो जाए। माँ, मैं तेरे साथ किचन में चलूंगी। रिन्नी माँ को इशारा करके मिन्नी की बात मान लेने को कहती है। अगले दिन घर की घंटी बजती है। अरे राहुल, क्या काम है? कुछ चाहिए क्या? मिन्नी से मिलना है मुझे। उसने मुझे बताया आपके बारे में कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। भाई क्या दिक्कत है आपको? हाँ देखो राहुल, मिन्नी अभी पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी उम्र करियर बनाने की है। हाँ तो मैं कौन सा उसकी किताब छीन रहा हूँ? मैं अभी तो पढ़ ही रहा हूँ ना उसके साथ। देखो राहुल, तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मिन्नी से दूर ही रहना। तभी वहाँ मिन्नी आ जाती है। हाँ हाँ, जो मिन्नी को पसंद हो उससे तो उसे दूर करना ही है ना। देखो रिन्नी, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी लाइफ से तू दूर रहा कर। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं और वो मिन्नी को चांटा मारते हैं। देख मिन्नी, वो बड़ी बहन है तेरी। और राहुल, दोबारा देखना मत यहाँ पर, इस घर में या मिन्नी के आसपास, वरना। राहुल वहां से भाग जाता है। मिन्नी रिन्नी को घूर कर देखती है और कमरे में चली जाती है। अगले रोज, माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ।
मैं भी चल रही हूँ, रुक। मिन्नी बहन के साथ बाहर तक तो जाती है, लेकिन बाहर राहुल खड़ा होता है। मिन्नी उसके साथ बाइक में बैठ जाती है। अच्छा रिन्नी की बच्ची, अब अपना रास्ता देख ले, मैं तो चली। चल राहुल। रिन्नी को बहुत बुरा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, पिता को बताए या ना बताए। रिन्नी कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि मिन्नी तो कॉलेज पहुंची ही नहीं है। वो रीटा से कहती है, रीटा, रिन्नी को देखा क्या? हाँ, उसका मैसेज आया था कि वो शादी कर रही है आज राहुल के साथ। क्या? शादी? फोन करो उसे तुम अपने फोन से। रीटा फोन करती है तो मिन्नी कहती है, हाँ रीटा, आ जाना पहाड़ी वाले मंदिर में, मेरी शादी और मेरी सबसे प्यारी सहेली ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ना आज बहुत खुश हूँ, जल्दी से आ जा तू। स्पीकर में मिन्नी की बात सुन रही रिन्नी उसे जोर से डांटती है। मिन्नी प्लीज ऐसा मत करना, ये लड़का सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मिन्नी, माँ पापा के बारे में तो सोच। उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं? और हाँ, ये शादी सिर्फ आपके कारण ही हो रही है, क्योंकि आप ही हम दोनों की जिंदगी में राहु बनकर खड़ी हैं। अब क्या करेंगी हाँ, जब हम लोग शादी कर लेंगे? रिन्नी परेशान हो जाती है। वो पिता को सारी बात बताती है। पिता पुलिस को लेकर पहाड़ी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन तब तक मिन्नी की शादी हो चुकी होती है। वाह पापा, सही वक्त पर आए हैं, अब तो आशीर्वाद दे ही दीजिए। मिन्नी, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है, तूने मेरी नाक कटा दी। अब वैसे भी मेरे जीवन में तो राहुल है, मैं उसके घर जाऊंगी क्योंकि मेरी शादी हो गई है। नहीं बेबी, मेरे घर कैसे? अभी तो मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता है। कुछ दिनों के लिए तो तुम्हें अपने घर ही रहना होगा। पिता ये बात सुनकर मिन्नी की ओर देखते हैं और फिर बड़ी बेटी रिन्नी का हाथ पकड़कर कहते हैं, भाई हमें कोई मतलब नहीं है इस लड़की से, जहाँ मर्जी जाए, मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। रिन्नी पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में पिता रिन्नी को वहां से ले जाते हैं। रिन्नी फोन पर रीटा से कहती है, देख रीटा, तू किसी से कुछ ना कहना, उसे अपने घर ले जा और ये मत बताना कि मैंने कहा है। मैं कल तक कोई इंतजाम करती हूँ। हाँ दीदी ठीक है, लेकिन सिर्फ कल तक, उससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। रीटा मिन्नी को लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ रिन्नी को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके मन में बहन को लेकर बहुत चिंता होती है। वो कोई उपाय निकालने की कोशिश करती है और फिर अगले दिन, मिन्नी अब तू जा, वो क्या है ना, तेरी शादी की बात अगर घर में पता चल गई तो मेरे माँ बाप सोचेंगे कि मैं भी तेरे जैसी हूँ। मेरे जैसी मतलब? अरे मेरे जैसी है तभी तो मेरी दोस्त है ना। नहीं यार, तेरे जैसी मतलब हमेशा खुद की खुशी देखना, घर के बड़ों की बात न मानना, एक आवारा से लड़की के साथ पिता की बेइज्जती करके शादी, ये सब समझ रही है ना? हाँ हाँ शायद समझ रही हूँ। लेकिन अब ये बता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्योंकि पापा तो घर में भी घुसने नहीं देंगे। वो रिन्नी भड़का रही होगी उनको। रिन्नी भड़का रही होगी? अरे उन्हीं के कहने से तो मैंने एक दिन तुझे अपने घर में रखा, वरना तेरा तू जान। तू एक काम क्यों नहीं करती, तू राहुल को ही फोन कर लेना। हाँ तू ठीक कहती है, मैं राहुल को फोन करती हूँ, अब बस लेकर जाए वो मुझे यहाँ से। मिन्नी राहुल को फोन करती है, लेकिन राहुल का तो नंबर ही बंद होता है। उसका नंबर बंद है, क्या करूं? देख यार, मैं जितनी मदद कर सकती थी की, अब मैं नहीं जानती, तू जा बस अब यहाँ से। मिन्नी रीटा के घर से चली जाती है। वो किसी तरह राहुल को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल का फोन बंद आता है। हार कर मिन्नी राहुल के घर जाने का फैसला करती है। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम मिन्नी है, मैं राहुल से मिल सकती हूँ? मिन्नी? कौन मिन्नी? राहुल तो कॉलेज जा रहा है, रुको मैं बुलाती हूँ। अरे मिन्नी, तुम यहाँ? बोलो क्या काम है? माँ, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है। राहुल, रीटा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, पापा भी नहीं रख रहे हैं, तुम माँ जी को बता दो ना, क्योंकि मेरे पास अब रहने को कोई जगह नहीं है। क्या बता दूं? मैं समझा नहीं मिन्नी।
यही कि हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं इनकी बहू हूँ। अरे क्या बकवास कर रही है ये लड़की राहुल। माँ बकवास ही तो कर रही है, खुद तो बोला ना तूने। ए मिन्नी चल निकल यहाँ से। तेरी बहन और पापा ने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला लिया है मैंने, चल निकल। ऐसे मत बोलो राहुल, मैं खुद उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। आय हाय, खुद के घर वालों की जो सगी है नहीं, हम लोगों के साथ क्या रहेगी, चल निकल यहाँ से। राहुल और उसकी माँ मिन्नी को धक्का देकर जैसे ही बाहर निकालती हैं, मिन्नी को उसके पिता थाम लेते हैं और साथ खड़ी होती है रिन्नी। देखिए आंटी जी, आपके बेटे ने मेरी बहन से शादी की है, उसके सबूत है हम लोगों के पास। मुझे माफ कर दो दीदी, चलो अब तो मैं खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। बिल्कुल मेरी बच्ची, हम चाहते थे कि तू इस राहुल की असलियत को खुद जान ले, इसलिए रिन्नी ने ही मुझे समझाया था। चल घर, और अब इस राहुल को तो पुलिस ही देखेगी। पीछे से पुलिस आती है और राहुल को पकड़कर ले जाती है। मिन्नी रिन्नी से माफी मांगकर वापस अपने परिवार में चली जाती है।